नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज हम बात करेंगे मुल्क में GST को लेकर चल रही सियासत की। तेलंगाना समेत कई रियासतें ये शिकायत कर रही हैं कि मरकजी हुकूमत उन्हें GST के बकाया जात अदा नहीं कर रही है, तो दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से आमदनी में काफ़ी कमी हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे जामे निज़ामिया के 150 साल पूरे होने पर एक ख़ास रिपोर्ट। इसके अलावा बहुत सी कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर भी हम डालेंगे नज़र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ख़ास बात। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने GST मुआवजे की अदायगी रियासतों को ना किए जाने को मौजू बनाने के लिए कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार या हिमायत याफ्ता रियासतों का नाम लिए बगैर आज कहा कि जो लोग GST नाफिज नहीं कर सके उन्हें उस पर खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। निर्मला सीतारामन ने GST काउंसिल के 41वें इजलास के बाद इस सिलसिले में सहाफ़ियों से बातचीत में इस ज़िमन में सवाल किए जाने पर कहा कि 5 घंटे की इस मीटिंग में सिर्फ मुआवजे के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया और तमाम रियासतों को अपने ख्यालात पेश करने का मौका फराहम किया गया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली को याद करते हुए, जिन्होंने GST के निफाज में अहम किरदार अदा किया था, उन्होंने कहा कि जेटली ने GST के निफाज के लिए रियासतों से मुशावरत की और तलाफ़ी की कोशिश की, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि जो लोग GST को नाफिज नहीं कर सके वो अब अपने ज़ेर इख्तिदार रियासतों के मुआवजे के मामले ऐसे वक्त में उठा रहे हैं जब कोरोना की वजह से महसूल में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई है। इसकी तलाफ़ी के लिए इजलास में तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इसके लिए मुतबादिल भी तजवीज़ किए गए। Can be extended beyond 5 years to meet the shortfall which has occurred during this transition period, that is the 5-year period starting from 2017 to 2022. So we presented all these facts before the GST Council, and in the GST Council the discussion has taken place, and the certain options also were discussed. The option was that there were two options which was presented before the GST Council after the discussion, and first option was that the GST, this revenue, this compensation gap which has arisen this year, which is expected to go somewhere around 3 lakh crores in this year. Out of that, we expect that the compensation cess collection will be somewhere around 65,000 crores. So the gap will be, the shortfall will be 2,35,000 crores. But this 2,35,000 crore is not entirely on account of the implementation of GST. This is also on account of the COVID pandemic situation. So we had we had worked out the impact due to COVID, and once we segregated that out, so then the total amount of this gap, this shortfall on account of implementation of GST was worked out somewhere around about 97,000 crores. So one option was that this 97,000 crores, a special window could be provided in consultation with the RBI so that the states can be given this money and the states can get the रियासती वज़ीर फ़ाइनांस टी हरीश राव ने कहा है कि GST मुआवजे की अदायगी की जिम्मेदारी मरकज़ पर आयद होती है। उन्होंने मरकज़ से दरख्वास्त की कि वो GST मुआवजे के 5,420 करोड़ रुपए और IGST के 2,700 करोड़ रुपए फौरी तौर पर तेलंगाना को जारी करे। GST काउंसिल के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि जब सेस कम हो जाए तो रियासतों को कर्ज हासिल करने का मशवरा देना दुरुस्त नहीं है। तेलंगाना उन 5 रियासतों में से एक है जो सबसे ज़्यादा सेस अदा कर रही है और सबसे कम सेस तेलंगाना हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने यह तयक़ुन दिया था कि GST में शमूलियत से रियासतों के महसूल को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, जिस पर तमाम रियासतें GST में शामिल हो गईं। इसलिए GST मुआवजे की अदायगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से मरकज़ी हुकूमत पर आयद होती है। GST की वजह से रियासतों को अपनी आमदनी का 60 से 70% नुकसान हुआ है, जबकि मरकज़ को सिर्फ 31% आमदनी का नुकसान हुआ है। लिहाजा मरकज़ को चाहिए कि वो रियासतों को GST मुआवजा अदा करे। हरीश राव ने कहा कि 7वें, 8वें और 10वें GST काउंसिल के इजलासों में कहा कि अगर रियासतों को GST महसूल में कोई कमी होती है तो मरकज़ी हुकूमत दूसरी शक्ल में मुआवजा अदा करेगी। GST मुआवजे में सेस के बाकी बचने पर उसे
कंसोलिडेटेड फंड में जमा करते हुए उसका इस्तेमाल कर रही है। सेस कम हो जाता है तो रियासतों को कर्ज लेने का मशवरा देना कोई मायने नहीं होगा, इसलिए मरकज़ को ही जीएसटी मुआवजा अदा करना है। अगर रियासतें कर्ज लेती हैं तो रियासत से जायद सूद वसूल किया जाएगा। इसके बरखिलाफ अगर मरकज़ कर्ज लेती है तो उसे कम शरह पर सूद हासिल होगा। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा मज़ीद कितने दिनों तक बरकरार रहेगी और कब हालात मामूल पर आएंगे, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मरकज़ी हुकूमत ही रियासतों को जीएसटी मुआवजा अदा करने की जिम्मेदारी ले और हर 2 माह में एक मरतबा जीएसटी मुआवजे को अदा करे। आईजीएसटी के तहत रियासत तेलंगाना को 2700 करोड़ रुपए आना बाकी है। ये रकम फौरी तौर पर जारी की जानी चाहिए। अभी तक रियासत तेलंगाना ने जीएसटी सेस की शक्ल में मरकज़ को 18,082 करोड़ रुपए की अदायगी की है, जबकि इसमें से सिर्फ 3,223 करोड़ रुपए की रकम रियासत को हासिल हुई है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना जैसी तरक्की पजीर रियासत के लिए जीएसटी के निफाज से होने वाला नुकसान संगीन माली नुकसान होगा। जीएसटी के निफाज के पहले साल में तेलंगाना को सिर्फ 169 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। दूसरे साल का मुआवजा सिफर रहा। तीसरे साल मुआवजे की छोटी सी रकम मौसूल हुई और इस साल कोविड के सबब नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की पॉलिसी से कुदरती आफात से 2-4 रियासतों को फ़ायदा हो रहा है और तेलंगाना जैसी तरक्की की तरफ गामजन रियासतों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन के फंड्स के अलॉटमेंट में तेलंगाना को नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में 2 मसाजिद में घुसकर नमाजियों को गोली का निशाना बनाने वाले दहशतगर्द को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द ने पहले अपने जुर्म से इनकार किया और बाद में एतराफ़ जुर्म कर लिया था। वाज़ेह रहे कि दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट ने 2 मसाजिद पर फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद किया था। ये हमला 15 मार्च 2019 को पेश आया था और इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ब्रेंटन टेरेंट की हतमी समात में मुतासरा ख़ानदान भी शरीक हुए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम ब्रेंटन टेरेंट तीसरी मस्जिद को भी निशाना बनाना चाहता था। मसाजिद को आग लगाना और लोगों को कत्ल करना मुल्ज़िम के अहदाफ में शामिल था और मुल्ज़िम ने हालिया बरसों में ही हमलों की मनसूबाबंदी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि हमलों से चंद माह कबल मुल्ज़िम क्राइस्टचर्च गया, जहां उसने अल नूर मस्जिद पर ड्रोन उड़ाया था। मुल्क की तारीख में ये पहला मौका है कि मुजरिम को ऐसी सज़ा सुनाई गई हो जिसमें उसके पास माफ़ी हासिल करने का कोई हक़ न हो। अदालत में जज कैमरून मैंडर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ब्रेंटन टेरेंट का अमल गैर इंसानी था और उसने किसी पर रहम नहीं दिखाया। जज कैमरून ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हारा जुर्म इस कदर घिनौना है कि अगर तुमको कैद में मौत आ जाए तो भी तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं होगी। मुजरिम ब्रेंटन टेरेंट ने अपने वकील के ज़रिए अदालत में कहा कि वह अपने ऊपर आयद करदा सज़ा की मुखालिफत नहीं करेगा। इससे कबल उसने अदालत में अपने अमल के दिफा के लिए बयान देने के हक़ से भी दस्तबरदारी का फैसला किया था। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,43,95,371 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,69,25,699 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,30,830 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। वहीं फ्रांस में कोरोना वायरस के मामले फिर तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। यहाँ एक दिन में 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। फ्रांस में चारशंबे के रोज़ 5,429 नए मामले सामने आए। ख़ास बात यह है कि ये सभी मामले उन इलाक़ों में सामने आए हैं जहां दूसरी बार लॉकडाउन हटाया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लस्टर भी सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यहां हाई रिस्क जोन अब भी बने हुए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि अप्रैल के बाद कुछ इलाक़ों में मामले तेज़ी से बढ़े हैं। अगर ज़रूरत हुई तो उन इलाक़ों में फिर लॉकडाउन किया जाएगा। फ्रांस में कुल मामले 2.5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय मुल्क स्पेन इन्फेक्शन की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 3,594 केसेस अकेले चारशंबे को सामने आए हैं। आज यहां हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों की मीटिंग भी होनी जा रही है। इसमें वैक्सीन के काम का जायज़ा लेने के अलावा हालिया तौर पर मौजूद दवाओं के बारे में भी गौर किया जाएगा।
मुल्क में 6 महीने पहले पहला मामला सामने आया था। लॉकडाउन हटाने के बाद एक बार फिर मामले तेजी से बढ़े हैं। हिंदुस्तान में पहली बार एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन के 75,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 33 लाख को अबूर कर गई। और इस दौरान इन्फेक्शन से नजात पाने वाले अफराद की तादाद निस्बतन कम रहने से एक्टिव केसेस में 18,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जुमेरात को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 75,760 नए मामलों के साथ मुतासरीन की तादाद बढ़कर 33,10,235 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद में यह रिकॉर्ड इजाफा दुनिया के किसी भी मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड होने वाला तीसरा बड़ा इजाफा है। इससे कबल अमेरिका में 17 जुलाई को 76,930 और 25 जुलाई को 78,427 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि हिंदुस्तान में 22 अगस्त को कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा दर्ज किया गया था। उस दिन 70,488 अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,013 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिससे कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 25,23,772 हो गई है। सेहतमंद होने वाले अफराद से ज़्यादा इन्फेक्शन के नए केसों की वजह से 18,724 एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है और उनकी तादाद 7,25,991 हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,795 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 8 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना वायरस के केसेस की कुल तादाद 1,14,483 हो गई। इसी तरह हलाकतों की तादाद 788 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 449 केसेस दर्ज हुए हैं। क्रॉनिक किडनी बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए बुरी खबर है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन की नई स्टडी के मुताबिक क्रॉनिक किडनी बीमारी के लिए हीमोडायलिसिस ले रहे नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट में दी गई स्टडी के जानकारियों को अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने शाया किया है। स्टडी के लिए डॉक्टर्स ने अप्रैल में 200 बिस्तरों वाले मेरीलैंड नर्सिंग होम में कोरोना के मामले की जाँच की। यहाँ कुल 170 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 32 को 16 से 30 अप्रैल के बीच डायलिसिस ट्रीटमेंट दिया गया था। स्टडी पूरे होने तक सभी मरीजों पर कोरोना वायरस के राब्ते में आने के इम्कानात की जांच की गई थी। साइंटिस्ट ने पाया कि डायलिसिस ले रहे 32 में से 15 यानी करीब 47% मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि दूसरे 138 मरीजों में यह आंकड़ा सिर्फ 22 यानी 16% रहा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट और स्टडी के मेन राइटर बेंजामिन बिगलो ने कहा कि नतीजे की बुनियाद पर हम मानते हैं कि नर्सिंग होम में भर्ती होकर डायलिसिस ले रहे मरीजों के SARS-CoV के राब्ते में बार बार और ज़्यादा वक्त तक रहने के इम्कानात दूसरे मरीजों के मुकाबले ज़्यादा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन की असिस्टेंट प्रोफेसर मॉर्गन कॉर्टर्स ने कहा कि हमारी स्टडी बताती है कि कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए नर्सिंग होम और डायलिसिस सेंटर्स को मरीजों को डायलिसिस के लिए ले जाते वक्त और डायलिसिस प्रोसेस के दौरान हिफाजती इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए साफ और लगातार बात करनी होगी। मॉर्गन ने कहा कि डायलिसिस से गुजर रहे भर्ती मरीजों को मॉनिटर करना चाहिए और कोविड-19 के राब्ते में आने के इम्कानात वाले किसी भी डायलिसिस स्टाफ के कांटेक्ट में आने पर टेस्टिंग को अहमियत देनी होगी। CDC के मुताबिक किसी भी स्टेज की क्रॉनिक किडनी बीमारी आपकी कोविड-19 के चलते संगीन बीमारी के जोखिम को बढ़ाती है। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माहिरीन का कहना है कि कोविड-19 वायरस सिर्फ फेफड़ों को मुतासिर नहीं करता, बल्कि इस वायरस से मरीज के तमाम आज़ा मुतासिर हो सकते हैं और शुरुआती अलामतें सीने की शिकायत से बिल्कुल जुदा हो सकती हैं। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि दीगर आज़ा को शामिल करने के लिए बस सांस की अलामतों की बुनियाद पर हल्के, दरमियानी और संगीन कैटेगरीज में मामलों को तकसीम करने पर फिर से गौर करने की ज़रूरत है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, दिल के अमराज के माहिर डॉक्टर
अंबुज राय, महकमे मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल समेत इदारे के माहिरीन ने नीति आयोग के साथ मिलकर नेशनल क्लिनिकल राउंड्स पर अपने हफ्तावारी इजलास में कोविड-19 का फेफड़ों में होने वाले मुमकिना पेचीदगियों पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर ग्लेरिया ने कहा कि क्योंकि हमने कोविड-19 वायरस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है, इसलिए हमें ये एहसास हुआ है कि ये फेफड़ों पर अपना असर दिखाता है। बुनियादी हकीकत यह है कि वायरस ACE2 रिसेप्टर से जिस्म के खुलियात यानी सेल्स में दाखिल होता है, इसलिए सांस की नली और फेफड़ों में इसकी तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन ये दूसरे आज़ा में भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से जिस्म के दूसरे आज़ा भी मुतासिर होते हैं। डॉक्टर ग्लेरिया ने कहा कि उन्होंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जिनको फेफड़ों में कम और दीगर आज़ा में ज़्यादा परेशानी रही है। माहिरीन ने इस मौके पर कुछ ऐसी मिसालें पेश की जहां मरीज को बगैर अलामतों वाला हल्के कोविड इन्फेक्शन वाला मरीज बताया गया, लेकिन मरीज के फेफड़ों के अलावा दीगर आज़ा में ज़्यादा परेशानियां थी। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। ये वैक्सीन हिंदुस्तान में कोविशील्ड के नाम से तैयार की गई है और भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का कहना है कि जिन 2 लोगों को कोविड-19 का ये टीका लगाया गया था, उनकी सेहत से मुतालिक अहम पैमाने मामूल पर हैं। अस्पताल की जानिब से एक सीनियर डॉक्टर ने जुमेरात को यह जानकारी दी। दूसरे मरहले में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से मैन्युफैक्चर किए गए कोविशील्ड टीके का पहला शॉट 32 एक 32 और 48 साल 2 अशखास को चाशुंबे के रोज लगाया गया था। एक अफसर का कहना है कि उसकी खुराक 1 महीने बाद दोहराई जाएगी। भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिकल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र ओसवाल का इस सिलसिले में कहना है कि कल से हमारी डॉक्टरों की टीमें दोनों लोगों के राब्ते में हैं और वो दोनों ठीक हैं। टीका लगाए जाने के बाद उन्हें दर्द, बुखार, इंजेक्शन का कोई मनफी असर या दीगर कोई तकलीफ नहीं है। जितेंद्र ओसवाल का कहना है कि चाशुंबे को टीका लगाने के बाद दोनों पर निस्फ घंटे तक नज़र रखी गई और फिर इसके बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। उन्होंने मजीद बताया कि उन्हें सभी ज़रूरी नंबर दिए गए थे जिन पर इमरजेंसी के हालात में राब्ता कायम किया जा सकता है। हमारी मेडिकल टीम भी उनके साथ लगातार राब्ते में है। अलावाजी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय ललवानी ने चाशुंबे के रोज़ मीडिया से कहा कि दोनों अशखास को 1 महीने के बाद टीके की एक और खुराक दी जाएगी और अगले 7 दिन में 25 लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में पिछले दिनों दाखिल हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सेहत में बेहतरी आ रही है। ज़राए ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अमित शाह की सेहत अब पहले से ठीक है और इसमें रफ्ता रफ्ता बेहतरी हो रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर अमित शाह की सेहत में इसी रफ्तार से बेहतरी होती रही तो उन्हें हॉस्पिटल से जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि 2 अगस्त को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां से उन्हें 14 अगस्त को छुट्टी मिली थी। कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद हुई सेहत से मुताल्लिक दिक्कत की वजह से उन्हें 17 अगस्त की रात को फिर से एम्स में दाखिल कराया गया था। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई तब्दीली नहीं है और वो अभी भी गहरी बेहोशी की हालत में है। प्रणब मुखर्जी को गुज़िश्ता 10 अगस्त को फौज के रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हॉस्पिटल ने आज एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा कि प्रणब मुखर्जी गहरी बेहोशी में और वेंटिलेटर पर हैं। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन और गुर्दे में खराबी का इलाज चल रहा है। उनका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन वगैरह मुस्तहकम है। सुप्रीम कोर्ट ने शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद को मुल्क भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने उन्हें हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट रियासत के हालात के पेश नज़र इजाज़त देंगे। मौलाना कल्ब जवाद ने अर्जी दाखिल करके पूरे मुल्क के अलग अलग शहरों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त मांगी थी। ख्याल रहे कि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से मजहबी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मुल्क में जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि हर जगह के हालात अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर रियासत के हाई कोर्ट्स को वहां के हालात के पेश नज़र इजाज़त देनी चाहिए। अर्जी गुजार ने कहा कि उन्हें कम से कम लखनऊ में जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए क्योंकि शिया कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग यहीं पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि उन्हें इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। अदालत ने इससे पहले ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा की इजाज़त दी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वो सिर्फ एक शहर का मामला था।
पूरे मुल्क का नहीं। अगर पूरे मुल्क के लिए इजाज़त दे दी गई तो फिर लोग एक ही कम्युनिटी को कोरोना वायरस के लिए कसूरवार ठहराने लगेंगे। दक्कन की मायानाज इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया की खिदमात 150वें साल में दाखिल हो गई हैं। जामे निज़ामिया का क़याम दक्कन की आसिफ जाही हुकूमत के दौर में अमल में आया। इस दौर में तहसील इल्म के मकसद से लोग एक मकाम से दूसरे मकाम को जाया करते थे। मकामी और गैर मकामी अफराद को तालीम फराहम करने के मकासद से जामिया की बुनियाद रखी गई। गैर मकामी तालिब इल्मों के लिए जामिया में दारुल अकामा भी कायम किया गया ताकि रियासत के अलावा दूसरे ममालिक के तलबा भी तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बानी जामिया निज़ामिया हज़रत अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ आसिफ जाही दौर के क़ाज़ी घराने से था। उन्होंने तालीम फैलाने के मकसद से इब्तिदा में मुख्तलिफ़ असातिज़ा की निगरानी में छोटे छोटे घरों में तालीम का निज़ाम शुरू किया। तुलबा की बढ़ती तादाद के लिहाज से ये नाकाफ़ी साबित हो रहा था। बानी जामे निज़ामिया ने 1911 में आसिफ जाही हुक्मरान मीर उस्मान अली ख़ान से मदरसे के क़याम के लिए बड़ी जगह की फराहमी की दरख्वास्त की। हुकूमत की जानिब से 3 एकड़ अराज़ी दी गई। बाद में ज़रूरत के लिहाज से उसमें इजाफ़ा होता गया। उस वक्त की हुकूमत ने 500 रुपये की माली मदद भी फराहम की थी और मालिया के ताउन में भी इजाफा किया गया। जामे निज़ामिया का निज़ाम जमहूरी अंदाज में चलाया जाता है। इस निज़ाम के तहत खिदमात के लिए 15 रुकनी कमेटी का इंतखाब होता है। जामे निज़ामिया से तालीम हासिल करने वाले तुलबा की खिदमात मसाजिद में मौज़न इमाम खाजी तक महदूद नहीं है, बल्कि हैदराबाद के पहले चीफ मिनिस्टर बुरगुला रामा कृष्णा राव का शुमार भी जामे निज़ामिया के फारिगीन में होता है। ये महज इस्लामी उलूम का मरकज़ नहीं थी, बल्कि उस वक्त के लिहाज से असरी तालीम भी यहाँ फराहम की जाती थी। आज भी ये सिलसिला जारी है। जामे निज़ामिया में इब्तिदाई तालीम के तहत इस्लामी तालीमात, फ़ारसी और दीगर ज़बानों की तालीम दी जाती थी। फ़ारसी ज़बान में आला तालीम भी दी जाती थी। जामे निज़ामिया के PhD डॉक्टरेट के फ़ारिगीन मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों के अलावा अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कई तुलबा ने भी जामे निज़ामिया से तालीम हासिल की है। जामे निज़ामिया में 125 साला जश्न मनाया गया। इस मौके पर 10 नुकाती प्रोग्राम के तहत तालीमी मनसूबाबंदी तरतीब दी गई थी। इसके तहत तालिबात के लिए भी कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया और कई तालिबात PhD की तालीम हासिल कर रहे हैं। जदीद तर्ज तालीम को भी जामिया में अपनाया गया। इसके तहत कंप्यूटर की तालीम को भी निसाब में शामिल किया गया। कांग्रेस के 23 कायदीन के जरिए सोनिया गांधी को लिखे गए खत के बाद से ही नए सदर को लेकर पार्टी हलकों में बहस जोरों पर है। वहीं अब कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने खत में लिखी बात का अदा करते हुए कहा कि कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी का इलेक्शन होना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि जिस किसी की भी कांग्रेस के अंदरूनी कामकाज में हकीकी दिलचस्पी है वो हमारी तजवीज़ को हर रियासत और ज़िला सदर के तौर पर मुंतखब किए जाने का खैर मकदम करेगा। पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इलेक्शन होना चाहिए। कांग्रेस लीडरों के जरिए लिखे गए खत में तंजीम में असलाहत का मुतालबा किया गया था, जिसको लेकर CWC की मीटिंग में इल्ज़ाम तराशियों का दौर भी चला था। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमारा इरादा कांग्रेस को सरगर्म और मजबूत बनाने का है, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ अपॉइंटमेंट कार्ड मिले वो हमारी तजवीज़ की मुखालिफत करते रहे। CWC के अराकीन मुंतखब किए जाने में क्या हरज है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खेरी के ज़िले कांग्रेस कमेटी की जानिब से जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग से वाबस्ता खबर के पस मंज़र में जुमेरात को कहा कि पार्टी को अपने लोगों को नहीं बल्कि BJP को सर्जिकल स्ट्राइक से निशाना बनाने की ज़रूरत है। बता दें कि जिन लीडरों ने सोनिया गांधी को लिखे गए खत पर दस्तखत किए थे उनमें राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद, साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, PJ कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा और अजय सिंह शामिल हैं। इनके अलावा मेंबर पार्लियामेंट विनय तनखा, CWC रुकन मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कंवल भट्ट, M वीरप्पा मोइली और पृथ्वीराज चौहान ने भी खत पर दस्तखत किए हैं।
कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी कोरोना वायरस की वबा के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने की सिमत में मोदी हुकूमत की तरफ से की जा रही लापरवाहियों पर तशवीश का इजहार किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर निशाना लगाया और कहा कि हुकूमत हिंद के पास अभी तक कोरोना वैक्सीन के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं है। हुकूमत की यह लापरवाही तशवीशनाक है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अब तक कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए एक मुनसिफाना और जामे हिकमत अमली तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन ताहाल इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत हिंद की लापरवाही तशवीशनाक है। राहुल गांधी ने तबसरा 14 अगस्त के अपने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किया है। अपने पुराने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि हिंदुस्तान कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने वाले ममालिक में से एक होगा। वैक्सीन की आसान दस्तयाबी, सस्ते दाम और मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए जामे और मसावी हिकमत अमली तैयार करने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत हिंद को अब यह काम करना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस बार उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर ज़बरदस्त हमला करते हुए उसे गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की हुकूमत करार दिया। राहुल गांधी ने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा कि 1,45,000 करोड़ रुपए की टैक्स छूट का फ़ायदा बड़े ताजिरों को दिया गया, लेकिन मुतवस्सित तबके को खर्च पर सूद माफ़ी तक नहीं दी गई, क्योंकि ये सूट बूट की सरकार है। काबिल ज़िक्र है कि मॉनिटेरियम मुद्दत के दौरान टाली गई EMI पर सूद ना लेने के मुतालबे का फैसला ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत और RBI को फटकार लगाई है। 31 अगस्त को मॉनिटेरियम की मुद्दत ख़त्म हो रही है। अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत पर बड़े ताजिरों के कर्ज माफ़ करने का इल्ज़ाम पहले भी कई बार लगा चुकी हैं। राहुल गांधी माशी महाज पर लगातार मोदी हुकूमत को निशाना बना रहे हैं और 26 अगस्त को भी उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया था। चाशुमे के रोज़ किए गए ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि RBI ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है जिसकी मैं महीनों से तंबिया कर रहा हूं। ज़रूरी है कि हुकूमत खर्च बढ़ाए, खर्च नहीं। गरीबों को पैसा दे, ना कि सनतकारों को। टैक्स तखफीफ करके मईशत को फिर शुरू करें। मीडिया के ज़रिए ध्यान भटकाने से न गरीबों की मदद होगी, न माशी मसाइल का हल निकलेगा। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच श्रीलंका ने ऐलान किया है कि वो किसी भी मुश्किल वक्त में वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अख्तियार करेंगे। गोया कि श्रीलंका ने चीन पर हिंदुस्तान को तरजीह देने की बात कही है। ये ऐलान श्रीलंका के खारिजा सेक्रेटरी जयनाथ कोलंबीज ने मुल्क में चीन की बढ़ती मौजूदगी के पेश नज़र पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा। दरअसल जयनाथ कोलंबीज का एक इंटरव्यू चाशंबे के रोज़ डेली मिरर में शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि श्रीलंका अपनी नई खारिजा पॉलिसी के तौर पर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अख्तियार करेगा और नई दिल्ली के स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी की दिफा करेगा। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि एडमिरल कोलंबीज श्रीलंका के पहले ऐसे वज़ीर ख़ारजा हैं, ऐसे ख़ारजा सेक्रेटरी बने हैं जो फ़ौजी बैकग्राउंड रखते हैं। श्रीलंकाई सदर कोटिबा राजपक्षे ने उन्हें गुज़िश्ता 14 अगस्त को ही वज़ारत ख़ारजा की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुक़र्रर किया था। शुमाली कोरिया के संकी तानेशाह किम जोंग उन ने एक बार उनकी सेहत से मुतालिक क़यास आराइयों के दौरान दुनिया को फिर हैरान कर दिया। किम उन ने उनके कोमा में रहने और मौत की खबरों पर लगाम लगाते हुए ये पैगाम दिया है कि वो सेहतमंद हैं और शुमाली कोरिया की कमान उन्हीं के हाथों में है। जनूबी कोरिया की जासूसी एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि किम जोंग कोमा में हैं और उनकी बहन किम यो जोंग मुल्क की कमान संभाल सकती हैं। इसी तरह शुमाली कोरिया के तानेशाह किम जोंग उन के कोमा में चले जाने की क़यास आराइयों के दरमियान शुमाली कोरिया का सफ़र करने वाले माहिर राय केली ने दावा किया था कि किम जोंग उनकी मौत हो गई है। उन्होंने कुछ मीडिया आउटलेट्स को बताया था कि शुमाली कोरिया में इस बात को इतना खुफिया रखा जा रहा है कि वहाँ के बाशिंदों को भी मालूम नहीं है कि हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया में बड़ी तब्दीलियाँ जैसे किम की बहन को हकीकी डिप्टी कमांडर बनाना इस बात का इशारा है कि मुल्क में कुछ बड़ा चल रहा है। अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास में ज़बरदस्त तूफान आया है। लारा नाम के इस हरिकेन की वजह से वहां 240 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नेशनल
हरिकेन सेंटर एनएचसी ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी किया है। इसे कैटेगरी 4 का तूफान बताया गया है जो भयानक तबाही मचा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लुसियाना और टेक्सास के लोगों से अपील की है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हर सलाह माने। लुसियाना में ये 1856 यानी 164 साल के बाद का सबसे बड़ा ताकतवर तूफान है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।